इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। हम पिछले कई सप्ताह से लगातार मनुष्य के शरीर के विभिन्न अवयवों को जानने वाले, उनका उपचार करने वाले, विभिन्न बीमारियों को समझने वाले सर्जन, मेडिकल साइंस के जानकार बहुत सारे लोगों से आपको रूबरू कराते रहे। आज हम एक ऐसी विधा को लेकर आपके सामने हाजिर हैं जो आपके हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, प्लास्टिक सर्जरी। आमतौर पर लोग गांव में, खासतौर पर कस्बों में इससे वाकिफ़ नहीं है या कम वाकिफ़ हैं। शहरों में ज़रूर इसका चलन काफ़ी बढ़ा हुआ है। हमारे साथ हैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा ने MS के बाद MCH किया है प्लास्टिक सर्जरी में, काफ़ी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, एक ज़माना था जब प्लास्टिक सर्जरी को लोग मानते थे कॉस्मेटिक सर्जरी, ये तो सुंदरियों के और किसी के रूप को सुधारने और बढ़ाने, सौंदर्य बढ़ाने का काम आती है। पहले ऐसा कंसेप्ट होता था बहुत 10-20 साल पहले। धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार भी हुआ। तो सबसे बेसिक ज़रूरत प्लास्टिक सर्जरी पड़ती है जब आदमी झुलस जाता है। मैं जो समझता हूँ कि सबसे प्रारंभिक ज़रूरत बेसिक कि आदमी का चेहरा झुलस जाता है, आग से, पटाखों से, दिवाली पर दियों से, झोंपड़ी में, घर में आग लग जाती है तो वहाँ प्लास्टिक सर्जरी का क्या रोल है? प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली आपने सही बोला, पहले यही माना जाता था कि ये केवल सुंदरता से रिलेटेड है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का पूरा अगर अपन देखा जाए नाम तो बर्न, प्लास्टिक, रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी है। तो आपने सही सवाल किया। जब लोग जल जाते हैं, जैसे जलने के कई तरीके होते हैं, या तो आग लगने से जल जाता है, या कोई गर्म पानी, दूध, गर्म चाय से घरों में जल जाते हैं, या करंट की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जल जाते हैं। तो गाँव में और वहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिल पाता है, उस वजह से लोगों को कई चीज़ें भुगतनी पड़ती है। बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आप गर्म पानी से या गर्म दूध से या किसी आग से जले हो तो सबसे पहले आसपास जो भी नल का पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी, वो आपको उस जिस जले हुए हिस्से पर कंटिन्यूस 15 से 20 मिनट तक डालना चाहिए। ठीक है। और कहीं एक बड़ा मिसकंसेप्ट है कि बर्फ से सेक करो, बर्फ से सेक करो। नहीं, ये बहुत ही मिसकंसेप्शन भी है और गलत चीज़ भी है। बर्फ़ की कभी भी गर्म जहाँ जला हुआ हिस्सा है उस पर बर्फ़ अप्लाई नहीं करनी चाहिए। बर्फ़ से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बर्फ़ उस डैमेज को, जो बर्न की वजह से जो डैमेज हुआ है अपने टिश्यू में, उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर वाला नल का पानी यूज़ करना चाहिए, या जो भी मटकी या जग में जो भी पानी है आपके घर में वो यूज़ करना चाहिए। अगर कम परसेंटेज जला हुआ है, जैसे 10% से कम है या 5% से कम है, तो वो उसका घर पर ही इलाज हो सकता है। उसमें आपको कुछ एक ड्रेसिंग होती है जो करवानी पड़ती है, वो आपके लोकल कहीं भी डिस्पेंसरी या प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे वो अवेलेबल हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। अगर आपके ज़्यादा जला हुआ है 10% से ज़्यादा, तो आपको एक हायर सेंटर पर प्लास्टिक सर्जन से सलाह जरूर लेनी चाहिए। कोई भी जले हुए की वजह से जो जख्म होता है, जो भी घाव होता है, उसको खुला नहीं छोड़े। खुला छोड़ने से जो अपने वातावरण में कई बैक्टीरिया होते हैं उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, उससे उस जख्म को और खराब कर देता है। अपने यहाँ तो गांव में डॉक्टर साहब ये कंसेप्ट है कि खुला छोड़ दो, हवा लगने दो, हवा से जख्म सूख जाएगा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो बहुत ही मिसकंसेप्शन है, गलत चीज़ है। जो भी जख्म होता है बर्न की वजह से, ना तो उस पर कोई पेस्ट लगाएं, ना कोई उस पर काली चीज़ लगाएं, उसको हमेशा डॉक्टर की सलाह से उस पर ड्रेसिंग करवाएं। ड्रेसिंग कई तरीके की होती है, वो चाहे सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट हो, चाहे जेलोनेट ड्रेसिंग हो, पर उसको जो एरिया जो जला हुआ है उसको खुला नहीं छोड़े। उसको बर्नॉल लगा सकते हैं सर? हाँ, बर्नॉल में सिल्वर सल्फाइड आइजिन आता है, वो एक ऑइंटमेंट आती है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन खुला नहीं छोड़े। ट्यूब लगाने के बाद, ऑइंटमेंट लगाने के बाद भी उसको कवर करके रखे किसी भी ड्रेसिंग से, पट्टी करवाए, रुई लगा के पट्टी कराएं उसको। हाँ। है ना, तो खुला ना छोड़ें। हवा में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और वो जख्म को सड़ा सकते हैं, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए डॉक्टर साहब कहना है, एक तो बर्फ़ का सेक ना करें अगर आप जल जाएं, झुलस जाएं तो। दूसरा, नल के पानी में, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में हाथ को या उस अंग को रखें जो अंग झुलस गया है, जल गया है, 10-15 मिनट तक। और तीसरा, उसे खुला ना छोड़ें, उस पर बर्नॉल लगाएं। डॉक्टर साहब ये भी बहुत कहते हैं कि सरसों का तेल लगा लो या देसी घी लगा लो, गाय का घी लगा लो।
नहीं सर, ऐसा नहीं है। नारियल का तेल लगाने के लिए जरूर बोलते हैं, लेकिन वो भी फर्स्ट डिग्री बर्न होता है और उसमें जिसमें ब्लिस्टर नहीं बनते, फफोले नहीं बनते, जो केवल एक रेडनेस होती है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो जला हुआ जिसमें फफोले पड़ रहे हैं या व्हाइट स्किन हो गई है या ज्यादा जला हुआ है, उसमें कोई भी ऑयल, घी या कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। उसमें प्रॉपर ड्रेसिंग्स आती है जिसमें कि लिक्विड पैराफिन ड्रेसिंग्स होती हैं, सिल्वर सल्फाइड हाइजीन ड्रेसिंग होती है। तो आप बेटर ये रहता है कि आप प्लास्टिक सर्जन से सलाह लें और जो जख्म है उसका समय रहते हुए उचित समय पर उसकी देखभाल करवाएं, उसका ट्रीटमेंट करवाएं। नहीं तो बाद में वो इन्फेक्शन होके उस पर गंदा निशान पड़ता है और उसमें बाद में चमड़ी लगाने की नौबत आ सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो झुलस जाते हैं चेहरे पटाखों से, खासतौर पे दिवाली पे बहुत सुनते हैं कि पटाखों से फव्वारे छोड़ते हैं लोग और मुंह पे आ जाते हैं फव्वारे की सारी वो जो निकलती है, या फुलझड़ी से भी जल जाते हैं लोग, तो वो फव्वारों से या इनसे जो पटाखों से जल जाते हैं, उन लोगों के चेहरे, झुलसे हुए चेहरे, उनका प्लास्टिक सर्जरी किस तरह इलाज करती है? सर, उसमें जो भी पटाखे या जो दिवाली के टाइम या ऐसे पटाखे चलाते हैं नववर्ष के दौरान, तो उसमें जो जलने के बाद दो तरीके का ट्रीटमेंट होता है। एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जिसमें कि ड्रेसिंग होती है, क्योंकि वुंड हीलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें कि जख्म कैसे भरता है। अगर आप प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग करवाएंगे, प्रॉपर समय पर प्लास्टिक सर्जन से उचित सलाह लेंगे, तो वो जो जख्म भरेगा वो कम से कम निशान छोड़ेगा। एक चीज तो ये हो गया प्राइमरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर कोई निशान रह जाता है चेहरे पर, जैसे चेहरे पर कई जलने के बाद विकृतियां रह जाती है, तो उन विकृतियों को दूर करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि चमड़ी लगाना, किसी कान के पीछे से लेके और आगे चमड़ी लगाना, या जांग से लेके चमड़ी लगाना, या कहीं से मांस लेके उस विकृति को करेक्ट करना। वो प्लास्टिक सर्जरी के बाद की 3 महीने 6 महीने बाद में अगर कोई विकृति होती है तो उसको हम सही करने, करेक्टिव मेजर, एक बिल्कुल करेक्टिव मेजर है। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी जलने वालों का तो इस तरह भला कर देती है आगे चल के, लेकिन कैंसर के रोग में प्लास्टिक सर्जरी का भी बड़ा योगदान है। कैंसर का इलाज तो कैंसर की दवाओं से होता है, लेकिन उसके कई सारे रिपरकेशन होते हैं। खासतौर पे जबड़े कैंसर में जबड़े की हड्डी निकाल दी, दांत का कैंसर हुआ, जुबान का कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर हुए, इनमें कोई अंग रिमूव होता है तो उसको वापस रिपेयर कैसे करती है प्लास्टिक सर्जरी, इस बारे में कोई प्रकाश डालेंगे? कैंसर अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अपने समाज में। कैंसर की जो सर्जरीज होती है उसमें प्लास्टिक सर्जन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब भी कैंसर सर्जन अपना जीभ का कैंसर है, तो जीभ का कैंसर का जीभ का हिस्सा निकाल दिया, जीभ पूरी निकाल दी, तो जो भी आदमी जिसकी जीभ निकलती है वो ना तो बोल पाएगा ना उससे कुछ निकल पाएगा। तो उस जीभ को हूबहू बनाने के लिए हम शरीर के दूसरे अंगों से, जैसे जांग से लेके जीभ जैसा ही मांस लेके या हाथ से जीभ जैसा मांस लेके उस जीभ को उसी रूप में हम बनाने का काम करते हैं। रिपेयर करते हैं जीभ को? बिल्कुल, जीभ को उसी शेप में हम रिपेयर कर देते हैं और जीभ का जो हम मांस लेके लगाते हैं उसकी धमनियों को वहां की धमनियों से जोड़ देते हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई चालू हो जाती है और वो बिल्कुल हूबहू जीभ जैसे बन जाता है। दूसरा, जैसे जबड़े का कैंसर होता है जिसमें हड्डी निकालनी पड़ जाती है, जबड़ा निकालना पड़ जाता है, तो जबड़े की जो हड्डी है उसको वैसी की वैसी हड्डी हम पैर की हड्डी लेके, जो फिबुला बोन बोलते हैं, जो कि नॉन एसेंशियल बोन होती है, उसका हड्डी का पार्ट मांस के साथ लेके यहाँ की जो वेसल्स है उनसे हम जोड़ देते हैं, तो वो हड्डी भी आपकी रिप्लेस हो जाती है। तो जो आदमी का जो कैंसर की वजह से मुंह विकृत हो जाता है, उस विकृति में सुधार हो जाता है, इतना विकृत नहीं हो पाता और वो पूर्व जैसा था सर्जरी से पहले वैसा ही बनाने में प्लास्टिक सर्जन का योगदान रहता है। डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर में कई यंग औरतें होती हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो ब्रेस्ट कैंसर में कभी कभी पूरा आपका ब्रेस्ट निकालना पड़ जाता है। जब किसी महिला का ब्रेस्ट पूरा निकल जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल भी, ऑब्वियसली वो एक महत्वपूर्ण अंग होता है महिलाओं में, तो हम क्या करते हैं, पेट से या जांग से लेके मांस वैसा का वैसा ब्रेस्ट हम प्लास्टिक सर्जरी, जिसको हम रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी बोलते हैं, उससे हम हूबहू वैसा ही ब्रेस्ट बना के और वही शेप देने में प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन उससे दूध तो नहीं पिला सकती महिला? हाँ, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते, लेकिन शेप साइज उससे प्रॉपर वैसा ही हूबहू बनाने में मदद मिलती है जैसा पहले था। और सेंसेशन भी होता है उसमें? सेंसेशन भी, ब्लड सर्कुलेशन होता है? ब्लड सर्कुलेशन होता है और सेंसेशन भी एक टाइम के बाद उसमें इंप्रूव हो जाता है। जी जी जी। तो ये जिन महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर है और ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है, उनके लिए भी एक जो हीन भावना आ जाती है, उससे बचाने के लिए उनकी बॉडी को वैसे ही शेपअप करना वापस से उसी तरह, पहले की तरह, इसमें भी प्लास्टिक सर्जरी का योगदान है। और जिनकी जुबान से कैंसर निकाला जाता है, जिनके जबड़ा की हड्डी निकाली जाती है कैंसर से, उनकी हड्डी भी वैसे की वैसे रिपेयर करके चेहरे को वैसा बना देना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है
जो प्लास्टिक सर्जरी से होती है, जुबान भी वैसी की वैसी बनाई जा सकती है। और कोई कैंसर में कहीं योगदान? सर और कई, जैसे आपका ईसोफेगस का कैंसर होता है, आहार नाली का, तो वहां पर भी प्लास्टिक सर्जन का रोल होता है। उसमें भी हम आंत का दूसरा पार्ट लेके और उसको पूरा ट्यूब बना के उसमें वैसी की वैसी आहार नली बना देते हैं। अच्छा जी। और हाथ और पैर के कैंसर हैं, उसमें भी आप वही माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी के द्वारा वैसी की वैसी हड्डी दूसरे पैर से लेके या दूसरे हाथ से लेके आप उसमें रिप्लेस कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जिनसे उनके हाथ की खासतौर पे उंगलियां खराब हो जाती हैं, और खेतों में काम करने वालों की उंगलियां खराब हो जाती हैं। बहुत सारे कारखानों में ऐसे लोग काम करते हैं जिनकी काम करते करते उंगलियां खराब हो जाती है। क्या वो उंगलियां रिपेयर हो सकती हैं? और क्या उंगली कट जाती है कई जगह, तो वो रिपेयर हो सकती है क्या, वापस लग सकती है क्या, क्या हो सकता है? प्लास्टिक सर्जरी का हैंड सर्जरी में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी करते हैं। कई बार जो हाथ कट जाता है, तो मैं सभी को ये आपके चैनल के थ्रू संदेश देना चाहता हूं कि जब भी कोई अंग कट जाए, उंगली या अंगूठा या हाथ, तो उसको अच्छी तरीके से साफ पानी से धो के उसको एक पॉलीथीन में बंद करके एक आइस बॉक्स में रख के और कटे हुए अंग को 6 घंटे से 8 घंटे के अंदर अंदर आप अगर प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंच जाते हो, तो पूरी संभावना रहती है कि वो उसको दोबारा से जोड़ सके, अगर वो कटा हुआ अंग शार्प किसी उससे कटा हुआ है तो। अगर कभी कभी मशीन में बिल्कुल क्रश्ड होता है या चूर चूर हो जाता है, तो वो जुड़ने की संभावना नहीं रहती। बाकी अगर शार्प कटा हुआ है और 6 से 8 घंटे में आप प्रॉपर तरीके से उसको वॉश करके और आइस बॉक्स में रख के लेके आओगे, तो वो संभावना रहती है कि उसको दोबारा हम जोड़ सकें। दूसरी बात ये तो होता है माइक्रोवेव। उसके साथ साथ हम कई नसें होती है, मूवमेंट वाली नस, जो टेंडेंस होते हैं, और नर्व्स होती है जो संवेदनाओं वाली, उनको भी हम जोड़कर हाथ को वैसे ही जो वैसे पहले फंक्शन करता था वैसे ही फंक्शनल पोजीशन में उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी का हैंड सर्जरी में बहुत बड़ा योगदान है। पाँव में भी कोई सर्जरी होती है? पैरों में भी सर कई कटे हुए पैर होते हैं, उसमें भी नसें होती है, जिसमें वेस्कुलर सर्जरी होती है और नर्व जो होते हैं वो कट जाती है, तो उनको भी हम रिपेयर करके उसकी संवेदनाएं और उसकी वेस्कुलरिटी, मतलब उसको जिंदा रखने में हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। जी जी। तो हाथ और पैर भी आप रिपेयर कर सकते हैं, कट जाती उंगलियां, अगर वो 6 घंटे में कटी उंगली बर्फ़ के फ्रिज में या फ्रिज में रख के मतलब फ्रोजन अवस्था में आ जाती है, तो आप उसको वापस रिपेयर कर सकते हैं और वेसल्स को भी जोड़ सकते हैं ताकि वो उंगली काम करने लग जाए, हाथ काम करने लग जाए। ये एक बड़ा योगदान है प्लास्टिक सर्जरी का, और प्लास्टिक सर्जरी के इस योगदान की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए वरदान साबित होती है ये सर्जरी, क्योंकि वो उम्मीद खो बैठते हैं उंगली कटने पर, हाथ कटने पर कि कैसे मेरा हाथ वापस से लगेगा। कई बार ऐसे प्रयोग हुए हैं कि लोग उंगली कट जाती है तो वापस उसको जोड़ दिया जाता है और वो वापस से काम करना शुरू कर देता है व्यक्ति उसी तरह नॉर्मल तरीके से। तो डॉक्टर साहब, ये तो हुआ हमारा इसका, इसके अलावा क्या और बड़ा वाइडर फील्ड है इसका प्लास्टिक सर्जरी का? प्लास्टिक सर्जरी में कॉस्मेटिक सर्जरी आती है। कॉस्मेटिक सर्जरी में कई चीज़ें होती है। एक तो कई जन्मजात विकृतियां होती हैं। जन्मजात विकृतियों में कभी कभी बच्चे जब जन्म लेता है तो कटा हुआ होंठ होता है, तालू जो होता है अपना वो कटा हुआ आता है। तो जन्मजात विकृतियों में पूरी तरीके से जो बच्चा होता है उसको नॉर्मल बच्चे की तरह हम बना सकते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर एज होती है, जैसे जन्मजात कटा हुआ अगर होंठ आता है बच्चे का, तो माता पिता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो घबराए नहीं अगर ऐसा बच्चा पैदा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से करेक्ट हो सकती है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह आपका रहेगा। इसमें हम 3 से 4 महीने पे उस कटे हुए होंठ का ऑपरेशन करते हैं, और जिनका कटा हुआ तालू आता है उसमें भी हम 9 महीने से और 1 साल की उम्र पे उसका ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद बच्चा नॉर्मली बोलता है और नॉर्मल बच्चे की तरह रहता है। तो एक तो ये होती है जन्मजात विकृतियाँ। दूसरी होती है जो चोट की वजह से या जलने की वजह से जो विकृतियाँ होती है, तो इसमें कॉस्मेटिक सर्जरी का बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें कि हम हुबहू, जैसे अगर नाक की विकृति है तो हम वैसे ही नाक बनाने में दूसरी जगह से मांस लेके वहाँ पर हम नाक बनाते हैं, या अपने ललाट से लेके फोरहेड से लेके मांस और उसको नाक जैसा रूप देने की कोशिश करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में कई लोग मेरे पास आते हैं कि हमारा चेहरा बदल दो। आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक सर्जरी पर। हमारे साथ हैं महात्मा गांधी अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर बुद्धि प्रकाश शर्मा। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात करें जन्मजात विकृतियों की। जन्मजात विकृतियों में आपने होंठ कटे होने का, तलवे कटे होने का जिक्र किया, और भी बहुत सारी नाक टेढ़ी होती है या जन्मजात नहीं होती, बाद में किसी एक्सीडेंट से टेढ़ी हो जाती है नाक, तो वो भी ठीक हो जाती है। नाक कान भी कट जाते हैं कई बार।
जो जन्मजात विकृतियों में अगर नाक टेढ़ी है या फिर कभी कभी जन्मजात विकृतियों में कान किसी के नहीं होता है, तो दोनों ही चीज़ें कई जो है प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा हम करेक्ट कर सकते हैं। कान बना देते हैं, कान बना देते हैं, बाहरी कान। हाँ, अगर कान एब्सेंट है किसी के, बच्चों में कई में कान नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, पसलियाँ लेके पसलियों से हम उसका कान वैसा ही हूबहू बनाने की कोशिश करते हैं और मरीज को संतुष्टि भी मिलती है। वो 70-80% तक जैसा नॉर्मल कान होता है वैसा वो बन जाता है। तो नाक की विकृति हो गई, कान की विकृति हो गई, ये सारी चीज़ें कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा हम करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, कई बच्चों में अंगुलियां जो है जुड़ी हुई आती है हाथों की, तो उन अंगुलियों को भी एक समय रहते हुए उनको अलग करना होता है और उनको करेक्ट करना होता है। जो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है, जैसे 4 महीने से उसका ऑपरेशन शुरू होता है और 1 से 2 साल तक उनको सेपरेट करना होता है। कई हाथ की अंगुलियां एक साथ जुड़ी हुई आती है। तो सारी चीज़ें जो भी जन्मजात विकृतियां हैं वो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा सही की जा सकती है, लेकिन उसमें जल्दी से जल्दी प्लास्टिक सर्जन को दिखाने की और उनसे सलाह लेने की जरूरत होती है। कईयों को 6 उंगलियां होती हैं पैदाइशी। 6 उंगलियों में डिपेंड करता है, अगर उनको लग रहा है कि हमें इस उंगली को हटाना है तो हम उंगली को हटा भी देते हैं और उसके जो टेंडेंस होते हैं, मसल्स होती है, उनको जो 5th जो थंब होता है उससे हम उसको अटैच कर देते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई नहीं चाहता तो नहीं, कोई नहीं चाहता है तो नहीं। जी 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 डॉक्टर साहब, और बाद में किसी चोट से, एक्सीडेंट से? कई बार एक्सीडेंट की वजह से कोई भी चोट लगती है या उसकी वजह से नाक या कान की या किसी भी चीज़ की, कई बार हमारे पास आते हैं, मेरे को अभी भी याद है, एक ऐसा आया था कि होंठ काट लिया किसी आदमी ने या किसी जानवर ने, तो हम होंठ को वैसे का वैसे रूप देने की कोशिश करते हैं, वो माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी के द्वारा। दूसरा, कभी कभी कान काट लेते हैं फिट ऑफ रेज में, कभी कभी कोई आदमी दूसरा गुस्से में किसी का कान काट लिया, तो हम कान में को भी हम दोबारा वैसा ही रूप देने में प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा योगदान है। जी, कोशिश करते हैं कि जो कुछ अंग विकृत हुआ किसी वजह से वो रिपेयर हो सके प्लास्टिक सर्जरी से और वैसा का वैसा दिखने लगे मनुष्य का चेहरा। तो ये बहुत बड़ा योगदान है प्लास्टिक सर्जरी का। डॉक्टर साहब, कुछ लोग अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, खासकर कुछ महिलाएं, विदेशों में भी और बड़े भारत के बड़े शहरों में भी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी ऐसा माना जाता है कि वो अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए होंठ को खास तरह का शेप देने की कोशिश करती हैं, गालों को खास तौर पे बनाने की कोशिश करती हैं और कई महिलाएं ब्रेस्ट को अपना इम्प्रूव करने की कोशिश करती हैं। प्लास्टिक सर्जरी से ये सब संभव है क्या? कॉस्मेटिक सर्जरी में सारी चीज़ें संभव है, ये जो आप बता रहे हो। इसमें क्या होता है, कई चीज़ें हैं, जैसे बोटॉक्स हो गया, फिलर हो गया, पीआरपी हो गया, पीआरपी ट्रीटमेंट, फैट ग्राफ्टिंग हो गया। इनसे आप जो भी चेहरे पर कई जगह गड्ढे हैं उनको आप भर सकते हो, कई जगह जो रिंकल्स आ रहे हैं उम्र के हिसाब से, तो उनको भी आप बोटॉक्स की सहायता से टेम्पररी उनको करेक्ट कर सकते हो। तो उससे आपका जो पुनर्यौवन टाइप हो जाता है और सुंदरता में निखार आता है। दूसरा, कई महिलाओं के जैसे ब्रेस्ट में उनको लगता है विद एज कि उनमें जो टोन होना चाहिए वो नहीं होता है, तो कई हम ब्रेस्ट इम्प्लांट करते हैं या फैट ग्राफ्टिंग करके उनका वो कॉन्फिडेंस उनको रीडेवलप करने में सहायता करते हैं। तीसरी चीज़, कई चीज़ें हैं जैसे कि मोटापा कम करना, तो हम फैट निकालने का भी काम करते हैं, जिसमें कि लाइपोसक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो रीशेप देने के लिए, जैसे कमर से फैट निकाल दिया या बटक से फैट निकाल दिया या एब्डोमेन से जहाँ पर भी आपका फैट एक्स्ट्रा जमा हुआ है, उसको हम सक्शन कैनुला से, लाइपोसक्शन एक प्रोसीजर होता है, उससे हम उस फैट को निकाल देते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और उसमें रीशेप आपका आ जाता है, शेप बन जाता है। ये जो जैसे अदनान सामी ने ऑपरेशन कराया था, ये वो उसी टाइप का या अलग तरह का? ये सर, अदनान सामी जी ने, उन्होंने बैरिट्रिक सर्जरी करवाई थी, वो बैरिट्रिक सर्जन करता है, उसमें हमारा योगदान बाद में आता है। एक बार सर्जरी करवाने के बाद जो भी स्किन लैक्स होती है, ढीली चमड़ी पड़ जाती है या फैट जो बचा हुआ है, उसको निकालने का हम काम करते हैं। बैरिट्रिक सर्जन जो करता है उसमें वो स्टमक में का ऐसा शेप कर देता है उसको, जिससे कि वो उसकी आहार नाल है उसको थोड़ा कम कर देता है, जिससे वो खाना कम खा पाते हैं और उस वजह से उसका वजन लूज हो जाता है, वेट लूज हो जाता है। उसमें वो अलग फील्ड है। पर उसके आफ्टरवर्ड्स जो इफेक्ट आते हैं, हाँ, उसको रिमूव करने के लिए सर्जरी, शेप देने का काम और एक्सेस स्किन और फैट निकालने का काम वो प्लास्टिक सर्जन का है। अच्छा, कई बार क्या होता है, आदमी पहले मोटा होता है, बाद में वो किस तरह से पेट वापस अंदर करता है, तो वो स्किन में वो सारी रिंकल्स रह जाते हैं। हाँ, तो वो रिंकल्स और जो एक्सेस स्किन है, जो स्किन ज्यादा है, लटकी हुई स्किन है, उसको निकालने का काम कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन का। वो कैसे, कोई ऑपरेशन होता है या कोई? उसको हम एब्डोमिनोप्लास्टी बोलते हैं। तो उसमें हम एक्सेस स्किन को विद फैट निकाल के, और जो भी इंसिजन मार्क्स होते हैं, टाँकों के निशान होते हैं, वो आपके अंडरगारमेंट्स है उनके नीचे आ जाता है। तो उसको हम फैट को और स्किन को पूरे को एक्सरसाइज करके निकाल देते हैं। जी जी। तो मतलब मोटापे को कम करने की दिशा में भी कोई काम होता है, तो उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी का बिल्कुल बड़ा योगदान। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा है कि चेहरा किसी का काला हो तो गोरा हो जाए,
और कोई अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसी महिला को लगे कि मेरा यौवन लौट के आ जाए, 50 साल की हो गई हो, 35 साल की दिखना चाहें, ऐसा भी कुछ संभव है? सर एक चीज बहुत बड़ा मिथ है, लोग मेरे पास कई बार फोन हाँ, मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि मेरे हम तो पास जवान कई हो बार जाएंगे। फोन आते हैं कि मेरा चेहरा बदल दो। जी हाँ। चेहरा बदलना कॉस्मेटिक सर्जरी में संभव नहीं है। चेहरा हम उनका बदलते हैं जिनके की बहुत ज्यादा विकृत हो रखा है, जैसे करंट की वजह से पूरा चेहरा डैमेज हो गया, या जलने की वजह से, या किसी और चीज की वजह से, केमिकल बर्न की वजह से। कई केसेस होते हैं जिसमें कि आपको केमिकल बर्न हो जाता है, उसकी वजह से जो चेहरा डैमेज होता है उसको हम कॉस्मेटिक सर्जरी से बेटर बनाते हैं। पहली चीज, चेहरा पूरी तरीके से कोई बदलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी आदमी के चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो फेस ट्रांसप्लांट जो होता है वो बहुत कम हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, और वो केवल रेयरेस्ट केसेस में होता है जिसमें कि आपका चेहरा किसी जानवर ने खा लिया या फिर आपका करंट की वजह से पूरा चेहरा डैमेज हो चुका है, तो फेस ट्रांसप्लांट होता है। बाकी ये ऐसा कॉस्मेटिक सर्जरी में संभव नहीं है कि आपका चेहरा पूरा बदल दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई अपराधी अपने चेहरे को छुपाने के लिए चेहरे को बदल ले, ऐसा थोड़ी संभव है। सर चेहरा पूरा नहीं बदलता है, उसमें मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं, बाकी चेहरा पूरा नहीं बदलता है। तीखी नाक चपटी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा? हाँ, वो हो सकता है। हैं, आप हिंदुस्तानी और चीनी दिखने हाँ, लग जाओ। नाक का शेप चेंज कर सकते हो जी, कान का शेप चेंज कर सकते हो, इस शेप्स चेंज हो सकती है, लेकिन पूरा चेहरा अगर थोड़ा सा निकाल उससे आप के- पहचान छुपाने में सफल हो सकते हो, हाँ। थोड़ी बहुत तक। थोड़ा बहुत। लेकिन जो हड्डियों का ढांचा वो नहीं बदलता, इसलिए मेरे ख्याल से इसकी वजह से बाहर की स्किन को भी ज्यादा बदलना संभव नहीं है। बिल्कुल, कई लोग आते हैं कि मेरा काला चेहरा है तो इसको पूरा सफेद कर, तो वो पॉसिबल नहीं है, कलर चेंज करना पॉसिबल नहीं है। जी जी। और प्लास्टिक सर्जरी का कोई एरिया आप जो छूट गया हो बातचीत में हमारे? प्लास्टिक सर्जरी में आजकल बहुत बड़ी समस्या बालों वाली समस्या है। हाँ, गंजेपन की। हाँ, गंजेपन की समस्या है। इसमें बहुत बड़ा एक हेयर ट्रांसप्लांट का रोल है। इसमें हेयर ट्रांसप्लांट में अपन सिर के पीछे से जो बाल होते हैं, ये परमानेंट बाल होते हैं, इनको ही अपन लेके और आगे इम्प्लांट कर देते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे पौधा एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं। नेचुरल बाल आते हैं, परमानेंट बाल होते हैं। 10 से 14 दिन इनका ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें कि उनको टच नहीं करना होता, हेलमेट, कैप, टी शर्ट, बनियान नहीं पहननी होती, जिम एक्सरसाइज नहीं करनी होती, और 3 महीने में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और 6 से महीने में बढ़िया बाल उग जाते हैं, जिसको कि आप कटिंग कराओ, खींचो, कुछ भी करो, बिल्कुल नेचुरल बाल होते हैं। अच्छा। तो हेयर ट्रांसप्लांट का बहुत बड़ा रोल है प्लास्टिक सर्जरी में। तो प्लास्टिक सर्जन हेयर ट्रांसप्लांट जो करता है उसमें बिल्कुल नेचुरल बाल आते हैं और बिल्कुल सक्सेसफुल प्रोसीजर है ये बड़ा योगदान है कि हाँ, तो लोग क्या गंजेपन के वजह अभिशाप से मुक्ति। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत गंजेपन सारे से लोग क्या लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता हाँ, है, कई बार हो जाता कॉन्फिडेंस है। को रीडेवलप करने के लिए, दोबारा से कॉन्फिडेंस लाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट बहुत बड़ा रोल योगदान प्ले है इसका, करता है। जी रोल जी। प्ले करता है। डॉक्टर साहब, ये सारी प्लास्टिक सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट है या कोई बॉडी पर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ता है किसी भी चीज का? सर हर एक प्लास्टिक सर्जरी, कोई भी सर्जरी हो, केवल प्लास्टिक सर्जरी नहीं, हर एक सर्जरी का कुछ एक साइड इफेक्ट होता ही है, चाहे वो 0.1% हो चाहे 1% हो, लेकिन एज सच टोटली सेफ प्रोसीजर है, क्योंकि हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो आपके पास अवेलेबल चीज है उससे जो भी होगा वो बेटर ही होगा, उससे खराब होने की संभावना नहीं होती। और कोई एहतियात बरतने पड़ते हैं ऑपरेशन या इन चीजों के बाद में? सर हर एक प्रोसीजर के अलग अलग एहतियात होते हैं। जैसे मैंने हेयर ट्रांसप्लांट में बताया कि आपको 14 दिन तक बालों को टच नहीं करना होता, जो हमने लगाए हुए हैं, क्योंकि वो 14 दिन में फिक्स हो जाते हैं, 10 से 14 दिन में। हेलमेट भी नहीं लगाना होता? हेलमेट भी नहीं लगाना, उनको रगड़ना भी नहीं है। 10 to 14 डेज प्रिकॉशन रखनी है, उसके बाद कोई प्रिकॉशन रखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही उगेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनको कटिंग कराओ, खींचो। तो हर प्रोसीजर का सर कोई न कोई सावधानी है जो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रखनी होती है, उसके बाद आप फ्री हो, आप उसके बाद कुछ भी करो, दे विल बिहेव लाइक नेचुरल नॉर्मल थिंग्स। तो आज हमने बात की प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी पर, कैसे झुलसे हुए चेहरे, बचपन से बाई बर्थ जो होने वाली विकृति होती है, या एक्सीडेंट से होने वाली विकृति, या उंगलियां खराब हो जाती हैं, पैर खराब हो जाते हैं, किसी कान नहीं होता, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, जबड़े कैंसर तक तो हड्डी निकालते हैं, इन सब में या गंजेपन में प्लास्टिक सर्जरी का या कॉस्मेटिक सर्जरी का कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, गांव-गांव में मेरे ख्याल से भी बहुत लोग नहीं जानते इन बातों को, कस्बों में भी नहीं जानते, बड़े शहरों तक ही सीमित है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। डॉक्टर साहब, आज हमारे स्टूडियो में आए आप, हमारे दर्शकों से रूबरू हुए, इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें आपने की, इतनी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर कभी आते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।